साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं एक नए अध्याय पे। जैसा हमने पीछे भी आपको बताया है, पिछली वीडियो में हमने भी संकेत दिया है। आज का अध्याय है एक ही झटके में रोजी रोटी को ठोकर मार देना। एक ही झटके में रोजी रोटी को ठोकर मार देना या ठोकर मार दी, ये लेखक इस अध्याय पे, इस चैप्टर पे आज हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, हमें समझना चाहिए, खासकर वो कह रहे हैं, दलित समुदाय के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि चमड़े का काम करने के लिए जिनका पुश्तैनी पेशा था, बाप दादा से लेकर के आज इनकी 5-7 पीढ़ियां अगर आगे देखा जाए तो ये चमड़े के व्यापार से इतना बढ़िया तरीके से जुड़े हुए थे। लेकिन इन्होंने इसको हे समझ करके एक ही झटके में ऐसा इसको छोड़ दिया कि जैसे मालूम पड़ता है कि गधे के सर से सींग गायब हो गई, एक कहावत है। इसी तरीके से इन लोगों ने जो है कि बिना कोई दूसरा विकल्प ढूंढे कि कोई हमको दूसरा और साधन हो, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए दूसरा कोई साधन ना होते हुए इसको हे समझ करके जैसे ही थोड़ा सा विकास, देश विकास की स्थिति पे आया और इनकी हालत में थोड़ा सा सुधार भी आया, ये भी कहेंगे लेखक यहाँ उस तरीके से समझा रहे हैं कि इन्होंने एक झटके में अपनी रोजी रोटी को, जो पुश्तैनी रोजी रोटी थी, बिल्कुल देखते ही देखते 5-7 साल के अंदर अंदर ही जो है इन्होंने खूब तरीके से जो इसको धक्का मार करके किनारे कर दिया। अब धक्का मार के किनारे करने के बाद जो इनकी स्थिति पीछे पीछे बनी, और इतनी दयनीय स्थिति बनी कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भटक रही हैं। आज उसी की देन है कि जो बेरोजगारी का इतना शिकार हो रहे हैं। इसका एक खास कारण है क्योंकि इन लोगों ने बिजनेस को इस तरीके से ठोकर मार दिया कि जैसे मालूम होता है कि इनका और उससे अच्छा कितना तरक्की होकर के इन्हें कोई दूसरे धंधा का आसार मिल गया। ये चमड़े का कारोबार, बाकी चरखा चलाना, सूत काटना या कपड़े बुनना, इनका एक पुराना इतिहास है। बाकी अगर और थोड़ा सा और आगे की पीढ़ियों में जाएं तो पशुओं को, मरे हुए पशुओं को ढोना, उनके खाल उतारना, चमड़े पका करके उसे तैयार करना या मांस खाना, ये तक जो है कि इनके अवसर रहे हैं। लेकिन आज जब इन्हें छोड़ दिए, थोड़ा सा इनको अवसर मिला, तो आज इनकी पीढ़ियां जो हैं गांव में ये कहती फिरती हैं कि हमने, हमारे घर में कोई ऐसा तो ऐसा काम हमारे बाप दादों ने कभी किया ही नहीं है। ये झूठा अहंकार दिखाते हैं, लेकिन आज वो बिल्कुल एक दिहाड़ी मजदूरी और एक मजदूर बन के रह गए हैं। शिक्षा भी इनके अंदर ठोस नहीं है, विकास नहीं है शिक्षा का जो बढ़िया स्तर होना चाहिए। बहुत थोड़ा बहुत पढ़े लिखे जागरूक कहीं कहीं हो रहे हैं, और जनसंख्या पे भी अगर देखा जाए तो इनका भी नियंत्रण नहीं है पहले की अपेक्षा। कुछ थोड़ा बहुत परसेंट आए हैं। मान लीजिए किसी बाप के 5 औलादें 6 औलादें थी, तो आज ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4-4 औलादें भी कर रहे हैं। ये बहुत सोचने की बात है। 1 से 2 तक हद है, सीमित है। अगर सुधार लाना ही है तो जब तक जागरूकता अंदर नहीं आएगी तब तक सुधार नहीं आ सकता। आज भी देखा जाए राजस्थान में बहुत सी ऐसी जातियां हैं, वो जो सिर्फ कपड़ा बुनने का काम या घर बनाने का, या दिहाड़ी मजदूरी, यही सब, इन्हीं सब कामों ताल्लुक तक रह जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी यही हालत है, सारे जगह आमतौर से देखा जाए तो लेखक यहाँ इन सब चीज़ों को इतनी बारीकी से और इतनी नज़दीक से देख करके जो है कि इनके ऊपर विचार विमर्श करके इनके लिख रहे हैं कि आखिर इनका क्या हाल होगा आने वाली पीढ़ियों में। जिस चीज़ को अम्बेडकर साहब ने अपनी पूरी जिंदगी योगदान करके और लगा करके जो इनके लिए मार्ग प्रदर्शन किया, इसका तो पूर्ण रूप से अमल ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उससे विपरीत ये जा करके अपने आप को ये फिर वही ला करके आगे 100 साल 50 साल तक भी ना लगेगा, 50 साल पीढ़ी आगे जाते जाते ये तो फिर उसी स्थिति पे आकर खड़े हो जाएंगे। लेखक का यहाँ पूर्ण रूप से साथियों समझाने का ये ध्येय उद्देश्य है गरीब शोषित वंचित समाज को कि इनमें जागरूकता कब आएगी। आज इनको तो पेट भर रोटियां भी मिल रही हैं, कपड़े वस्त्र भी मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अपने आगे का कोई एक अस्थाई महत्व नहीं ढूंढ रहे हैं। इसी सब बातों का विचार करते हुए लेखक यहाँ बड़े अच्छे भाव से, बड़े विनम्र होकर के हमें यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा करे, किया जाए जाकि कि आने वाली पीढ़ी के लिए और आपका एक उज्जवल भविष्य हो और आप एक बढ़िया से बढ़िया मानव बने। और इसके लिए सबसे पहली पीढ़ी होती है साथियों शिक्षा। जैसा कि मैंने पीछे भी बहुत बार आपसे अपील कर चुका हूँ कि शिक्षा का जो श्रेय है वो बहुत ही अच्छा है, इसको माने और इस पे अमल करें, चलें। ठीक है, इसी लाइन में अब आगे मेरी जितनी जानकारियाँ सारी होती हैं, सारी किताबों के आसपास साहित्यिक जानकारियाँ होती हैं साथियों, इसीलिए मैं किताब के माध्यम से ही आपको बताने की कोशिश करूँगा।
अब यहाँ का आज का अध्याय जो विषय बता रहे हैं, एक ही झटके में रोजी रोटी को ठोकर मार दी। अब यहाँ लिख रहे हैं आगे की लाइनों में, चमड़े से जुड़ा काम करने वाली जातियों में कुछ ऐसे लोग भी थे जो सवर्णों के खेत पर बेगार या बंधुआ मजदूरी करते थे। कुछ लोग खेती व पशुपालन ही करते थे। देश में ऐसी कई दलित जातियां हैं जिनका पेशा चरखे का सूत काटना व कई तरह के कपड़े बुनने जैसा रहा है। कुछ जातियां यहाँ कपड़े बुनने के साथ साथ चमड़े के नए जूते बनाने का भी काम करती रहीं। राजस्थान सहित अन्य राज्यों की कुछ जातियां झूठा मान लिए भुलावे में उनकी जातियों में तो कुछ कभी कमरे का काम किया ही नहीं, तो सिर्फ खेती बाड़ी या कपड़े बुनने का काम ही करते थे। लेकिन ऐसे लोग एक दो पीढ़ी के इतिहास को ही देखते हैं, 5-7 पीढ़ी पीछे जाएं तो असलियत सामने आ जाएगी। ज़्यादातर दलित जातियों पशुपालन के काम से जुड़ाव रहा है, भले वह मजबूरी बस ही रहा हो, लेकिन कोई नकार नहीं सकता। मेरे मरे हुए पशु को ढोना, उसका मांस खाना, चमड़े को पकाना आदि काम पुरखों ने कोई इच्छा से नहीं अपनाए थे, तो काल व परिस्थितियों के अनुसार मजबूरी में अपनाए गए या सवर्ण जातियों के विजयी शासकों द्वारा जोर जबरदस्ती सौंपा गया था। साथियों यहाँ देखें कि ऐसी भी कुछ जातियां हैं, उदाहरण के लिए जहां एक ही जाति के कुछ परिवारों में सिर्फ चमड़े का काम किया जाता था तो अन्य सिर्फ कपड़े बुनने का, और कुछ परिवारों में दोनों काम साथ साथ किए जाते थे। कालांतर में आज़ादी से पहले व बाद में समाज में शिक्षा का प्रवेश, बाबा साहब जैसे समाज सुधारकों के प्रयास से कहीं पर मरे हुए पशुओं को ढोने का काम और मरे हुए पशुओं का मांस खाना सबसे पहले छोड़ा। इसके बाद पुराने जूते गांठने का काम छोड़ा, तो कई जातियों में बाद में चमड़ा तैयार करना व नए जूते बनाने का काम भी एक ही झटके में छोड़ दिया। विचित्र बात यह है कि बड़े दलित समुदाय के सामने रोजी रोटी का कोई ठोस विकल्प भी सामने नहीं था। इसके बावजूद एक दो बार दूसरे हल्के में इस पेशे को हे धंधा समझकर धड़ाधड़ छोड़ते गए। जिन परिवारों ने नन्हे बच्चों के भूखों मरने की हालत होने को भांप कर चमड़े का काम नहीं किया, तो उसे जात बिरादरी से बाहर कर दिया गया या दंड या जुर्माने लगाए गए। साथियों, यहाँ थोड़ा सा विचार करने की बात है कि पहले की ये रीति रिवाज थे, गांव में परंपरा होती थी कि मान लीजिए अगर कोई समाज के विरुद्ध से अगर कोई कार्य करता था तो उसके यहाँ का खाना पानी पीना, उससे बातें करना, ये सब एक दंड था पंचायतें करके, और इस पर एक दंड रखा जाता था। उससे कोई बात नहीं करेगा, उससे घर से कोई आना जाना नहीं होगा, रिश्तेदारी नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा रिवाज था। आज तो कानून का सहारा है, कानून का राज है, लेकिन ये पहले की परिस्थितियों में था। उसी का उल्लेख करते हुए लेखक यहाँ हमें बता रहे हैं कि ऐसा है, ऐसा काम होता था, जिनके कारण जो कि वो काफ़ी उनको कठिनाइयों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इनकी हालत दिनों दिन दयनीय होती जा रही है। इसी पर कभी विचार करके लिख रहे हैं, और जैसा कि बता रहे हैं, ये आज की मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो गांव के गांव ऐसे खाली पड़े हैं, बेरोजगार युवा बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। बहुत दुख की बात है, और उनके लिए कोई है नहीं, क्योंकि इन्होंने अपना पुराना जो इनका निजी धंधा था वो छोड़ दिया, और इनको छोड़ने की देर थी कि वो धंधा आज बंद नहीं है, वो धंधा आज दूसरे समरणों में चला गया, और वो धंधा वो कर रहे हैं। बशर्ते ये उसका रूप बदल दिया, कंपनी फैक्ट्री द्वारा उसको लगा करके, मशीनों का कुछ इस्तेमाल करके, और इनको सिर्फ उसमें अब मजदूर बनने का मौका है। बाकी इनका जो सनातनी पेशा था वो चला गया। साथियों, इसी का लेख हमारे सामने लिख करके लेखक हमें यहाँ समझा रहे हैं। आगे से हमारी पीढ़ियों को इसके विषय पे सोचना होगा, और इसके लिए काम करना होगा, बिजनेस में जाना होगा, तभी हमारा कुछ उद्धार होगा, भला होगा। इसी के साथ साथियों, इस अध्याय को यहाँ विराम लेते हैं। अगले दूसरे अध्याय पे फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।